तो पिछली क्लासेस में हमने देखा बेटा आरएजी के बारे में। हमने देखा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, दैट इज आरएजी, ये होता क्या है हमने देखा। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन हो कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देख के आपको बताना हो कि डेडलॉक है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे। तो आज समझने की कोशिश करते हैं। आज एग्जांपल्स देखेंगे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की या आरएजी की, और उसके बेस पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बेस पे आप ये बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो कि डेडलॉक है या नहीं है। ठीक है, और डेडलॉक बताने के तरीके क्या है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं बेटा, दोनों हम इंस्टांसेस की बात करेंगे। मतलब सिंगल इंस्टांस, अगर रिसोर्स है जिसके पास सिंगल इंस्टांस है उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ में ऐसे रिसोर्सेस जिसके पास सेवरल इंस्टेंसेस या मल्टीपल इंस्टांसेस होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बेटा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एग्जांपल की। ठीक है, कंसीडर हम जो एग्जांपल्स करेंगे वो सिंगल इंस्टांसेस के और मल्टीपल इंस्टांसेस के करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, और अभी जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो सिंगल इंस्टांस की एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, और पॉइंट्स ये जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ऑलरेडी है आपके पास, कि अगर साइकिल नहीं है, अगर ए साइक्लिक है, आपका जो ग्राफ है, जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, अगर ए साइक्लिक है तो डेडलॉक होगा ही नहीं। ठीक है, अगर साइक्लिक है तो डेडलॉक के चांसेस होते हैं। ठीक है, कब होते हैं? अगर साइक्लिक है तो डेडलॉक के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर साइक्लिक है तो फिर इन दोनों जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उनके थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ आपका जो आरएजी है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, वो आपका डेडलॉक में है या नहीं है। ठीक है, तो अगर साइक्लिक हुआ और जो रिसोर्सेस हैं वो सिंगल इंस्टांस वाले हैं, जो रिसोर्सेस हैं वो आपके सिंगल इंस्टांस वाले हैं, तो डेडलॉक कंफर्म्ड है, कंफर्म डेडलॉक है। लेकिन अगर साइक्लिक है, समझो मेरी बात, अगर साइक्लिक है और सिंगल इंस्टांस है, एसआई मतलब सिंगल इंस्टांस है, तो कंफर्म डेडलॉक, तो डेडलॉक होगा ही होगा। ठीक है, अगर साइक्लिक है और मल्टी इंस्टांस वाले हैं, ठीक है, तो डेडलॉक की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो if each resource type has exactly one instance, then cycle implies that deadlock has occurred. लेकिन अगर several instances हैं, then cycle doesn't necessarily imply that deadlock has occurred. In this case आपको क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, ये सब सारे के सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो हमने 4 नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी उनको देखना पड़ेगा। जब वो होंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ डेडलॉक है। मतलब अगर साइक्लिक है और मल्टीपल इंस्टांसेस हैं तो डेडलॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस हैं। तो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके से हम देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं सिंगल इंस्टांस वाले। ठीक है, तो सिंगल इंस्टांस वाले एग्जांपल में मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं सबसे पहले। जैसे सपोज दैट R1 आपके पास रिसोर्स है, ठीक है, और R1 जो रिसोर्स है बेटा वो सिंगल इंस्टांस वाला है। सिंगल इंस्टांस मतलब सिंपल सी बात है, एक ही इंस्टांस है इस रिसोर्स का। ठीक है, जैसे आपका आप बोल सकते हो कि सीपीयू हो गया या मॉनिटर हो गया, ये सारे सिंगल इंस्टांस वाले हो गए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो R1 है वो आपका असाइंड है P1 को। किसको असाइंड है? P1 को असाइंड है। ठीक है, अगर असाइंड है तो आप यहां लिख दो A। चलिए ठीक है, या सिंपल लिख दो असाइन और एलोकेटेड। अब P1 ने क्या किया हुआ है? रिक्वेस्ट किया हुआ है R2 को, मतलब R1 उसके पास है और रिक्वेस्ट किया है R2 को, और R2 भी आपका सिंगल इंस्टेंस वाला है। सिंगल इंस्टेंस की ही हम बात कर रहे हैं, तो चलो अभी सारे के सारे सिंगल इंस्टेंस है। चलिए अच्छी बात है। और R2 असाइंड है, ये रिक्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये रिक्वेस्टेड है। R2 असाइंड है P2 को, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूं सॉल्व करने का। ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा।
दूसरे तरीके से बेटा आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट तरीके में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से इससे भी आपका सॉल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका, अगर मैं रूल देखूं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम चलें तो हमारा रूल क्या बोलता है? तो हमारा रूल बोलता है बेटा कि सबसे पहले तो आप देखो कि साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। साइक्लिक है या नहीं है, बिकॉज अगर साइक्लिक नहीं होगा, नो साइकिल मतलब आपका डेडलॉक है ही नहीं, ठीक है। तो नो प्रोसेस इन द सिस्टम इज डेडलॉक, इन डेडलॉक, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल है तो डेडलॉक हो सकता है कब? अगर सिंगल इंस्टांस वाला है, और मल्टी इंस्टांस वाला है तो फिर आपको नेसेसरी कंडीशन चेक करने पड़ते हैं। अगर वो फुलफिल होंगे तब डेडलॉक होगा, नहीं फुलफिल होंगे तो आपको सिंपल सी बात है डेडलॉक नहीं होगा। चलिए अच्छी बात है। तो पहला हम देखते हैं साइकिल बन रहा है नहीं बन रहा, किसी भी प्रोसेस से ले लो। तो P1 की बात करते हैं, P1 से चालू करते हैं। अगर P1 से चालू करके आप अगर P1 पे ही पहुंच जा रहे हो तो साइक्लिक है। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं। तो P1 से आपने चालू किया, P1 से कहां जा रहे हो बेटा? तो P1 से देखो R2 पे आप जा रहे हो, R2 पे। तो P1 से एरो का साइन ये देखो गया और R2 पे आप गए, ठीक है। R2 से P2 पे गए, देखो R2 से P2 पे, तो R2 से आप P2 पे गए, ठीक है। समझते चलना बेटा, ठीक है। फिर आप देखो जो P2 है वो कहां जा रहा है? P2 से एरो जा रहा है R1 की ओर, तो P2 से एरो जा रहा है R1 की ओर। चलिए अच्छी बात है। और R1 से एरो जा रहा है P1 की ओर। देखो P1 पे स्टार्ट किया था, P1 से स्टार्ट किया था और P1 पे ही पहुंच गए। तो देखो पूरा का पूरा जो है वो आपका पूरा का पूरा कैसा है? साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है, ठीक है, तो मेरा रूल क्या आया? इफ ग्राफ कंटेन्स साइकिल देन डेडलॉक मे एग्जिस्ट। कब होगा? इफ ईच रिसोर्स टाइप हैज एग्जैक्टली वन इंस्टांस। तो देखो यहां हर रिसोर्स जो R1 और R2 है केवल एक एक इंस्टांस ही है, तो ये और साइक्लिक भी आ गया, तो साइक्लिक है, साइक्लिक है और साथ में सिंगल इंस्टांस है, तो डेडलॉक कंफर्म्ड है, डेडलॉक होगा ही होगा। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हाँ ये जो सिस्टम है वो डेडलॉक में है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है। अब देखो एक दूसरा तरीका है जिससे आप बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हो, तो बड़ा ही सिंपल सा था, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने देखा कि P1 की तरफ एरो आ रहा है, आपने ये चेक कर लिया कि P1 की तरफ एरो आ रहा है। तो अगर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसेस है, आपका ये जो एरो है मूविंग टुवर्ड्स द प्रोसेस है, ठीक है। इट मींस दैट रिसोर्स इज असाइन टू दैट प्रोसेस। मींस P1 को R1 मिला हुआ है, P1 से एरो जो है R2 की ओर जा रहा है। इट मींस फ्रॉम द प्रोसेस towards the resources. It means P1 is requesting the resource R2. सेम ऐसे ही अगर R2 की बात करें तो R2 से P2 की ओर जा रहा है, मतलब R2 एलोकेटेड है P2 को, ठीक है। और P2 से R1 की जा रहा है, मतलब P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 का, ठीक है। तो यहां देखो दो चीजें होती हैं, दो चीजें हो रही हैं। एक होता है एलोकेशन, एक होता है रिक्वेस्ट, यही है। तो अगर आप देखो तो आपके पास दो चीजें क्या हो रही है बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हो रहा है एलोकेशन, या तो आप ए बोल दो या सिंपल एलोकेशन, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा आप रिक्वेस्ट करते हो। दो ही चीजें करते हो, ठीक है। या तो रिसोर्स एलोकेट होगा या तो आप रिसोर्स को रिक्वेस्ट करोगे। एलोकेट कौन कौन सा रिसोर्स होगा? दो ही रिसोर्स ही है, R1 है और R2 है। तो चलिए R1 ले लिया मैंने और R2 ले लिया एलोकेशन में भी, और रिक्वेस्ट में भी मैंने R1 ले लिया और R2 ले लिया। चलिए ये बात भी क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस की बात करें तो दो प्रोसेस हैं, P1 और P2, ठीक है। तो मैंने लिया प्रोसेस P1 और P2, ठीक है। अब देखो, अब समझते चलना, अगर एलोकेशन में अगर देखें तो जिसको जो रिसोर्स एलोकेट हुआ हो, जैसे P1 की बात करें तो P1 को R1 रिसोर्स एलोकेटेड है, तो जो एलोकेटेड है उसकी जगह पे 1 रख दोगे आप, उसकी जगह पे आप क्या कर दोगे? उसकी प्लेस पे 1 पुट कर दोगे। जो एलोकेटेड नहीं है उसको 0 पुट कर दोगे। सेम जो रिक्वेस्टेड है उसकी जगह पे 1 पुट कर दोगे, जो रिक्वेस्टेड नहीं है उसकी जगह पे 0 पुट कर दोगे। चलिए अच्छी बात है। तो देखते हैं बेटा, तो P1 की बात करें तो P1 को क्या एलोकेटेड है? R1 एलोकेटेड है, तो यहां मैंने 1 रख दिया, और R2 एलोकेटेड तो नहीं है तो 0 रख दिया। P2 की बात करो तो P2 को R2 एलोकेटेड है, यहां 1 रख दिया,
और R1 एलोकेटेड नहीं है तो 0 रख दिया, जो एलोकेटेड नहीं है वहां 0, जो एलोकेटेड है वो 1 हो गया। बड़ा ही सिंपल सा फिनोमेना है, ठीक है बेटा। रिक्वेस्ट की बात करते हैं, P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 को। देखो P2 R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो R2 की जगह पे यहां मैं रख दूंगा 1, यहां रख दूंगा 0, ठीक है। P2 की बात करूं तो P2 की बात करूं तो P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? R1 को, ठीक है। तो R1 की जगह रख दूंगा 1 और यहां रख दूंगा 0। ये समझ में आ गया? एलोकेशन और रिक्वेस्ट बनाना समझ में आया? क्लियर है? Yes, बोलिए। sir. गुड, ठीक है। अब मैं बात करूंगा अवेलेबिलिटी की, ठीक है। अब मैं बात करूंगा अवेलेबिलिटी की कि हमारे पास अवेलेबल कौन सा है, अवेलेबिलिटी की बात करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब मैं अगर अवेलेबल की बात करूं तो अवेलेबल हम किसको किसको देखेंगे? R1 को देखेंगे और R2 को देखेंगे। देखते हैं कौन कौन सा अवेलेबल है। जो अवेलेबल होगा उसकी जगह पे 1 लिख देंगे, जो नहीं होगा उसकी जगह 0 लिख देंगे। तो R1 की बात करो तो देखो R1 ऑलरेडी एलोकेटेड है, P1 को तो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज P1 को एलोकेटेड है तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए 0 हो गया, नो अवेलेबिलिटी, ठीक है। R2 की बात करें, R2 P2 के एलोकेटेड है तो अवेलेबल भी नहीं है, तो अवेलेबल कितने हैं? 0 0। अवेलेबल कितने हैं? 0 0। तो हमारे पास कुछ भी अवेलेबल तो है नहीं। अब मैं देखूंगा कि किसको क्या चाहिए। तो P1 को देखा जाए तो P1 को R2 चाहिए और P2 को R1 चाहिए। अवेलेबिलिटी में दोनों ही 0 0 हैं, तो क्या मैं किसी को कुछ प्रोवाइड कर पा रहा हूं? किसी भी को, P1 को या P2 को कुछ प्रोवाइड कर पा रहा हूं? नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ ना तो P1 सिस्टम से बाहर जा पाएगा, ना ही P2 सिस्टम से बाहर जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो सिस्टम में स्टक हो जाएंगे, सिस्टम में फंस जाएंगे, सिस्टम में ट्रैप हो जाएंगे इनफाइनाइट टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि P1 बोलेगा मेरे पास R1 है, ठीक है, और मुझे केवल R2 मिल जाए तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊं, लेकिन मैं R1 शेयर नहीं कर सकता। म्यूचुअल एक्सक्लूजन फंडा है मेरा, नो प्रीमिशन फंडा है मेरा। तो मैं पहला जो मेरे पास मैंने जिसको होल्ड करके रखा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं और दूसरे के लिए वेट कर रहा हूं। वैसे ही P2 बोलेगा मेरे पास R2 है, R1 मिल जाता तो मैं सिस्टम से बाहर चला जाता, एग्जीक्यूट हो जाता। तो P2 क्या करेगा? बोलेगा कि मैंने R2 को होल्ड करके रखा है लेकिन R1 का वेट कर रहा हूं। तो अवेलेबिलिटी आपके पास 0 0 है। एक ने खुद एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरा जिसको दूसरे ने होल्ड किया है उसका वो वेट कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है नॉन अवेलेबिलिटी है, तो पक्का है कि क्या होगा? डेडलॉक होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर Yes, है sir. या नहीं है? गुड, ठीक है। सिंगल इंस्टांस का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझते चलना, बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है, बड़े ही आराम से समझेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की, सिंगल इंस्टांस की, ठीक है। तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अब अगर आप देखो तो अब हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, और प्रोसेसेस को हम सर्कल में रखते हैं, और एक प्रोसेस है P3। 3 प्रोसेस हैं, चलिए ठीक है। अब बच्चे हमारे पास R1 और R2 दो रिसोर्स हैं लेकिन सिंगल इंस्टांस वाले हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, सिंगल इंस्टांस ले लिया, ठीक है। अब अगर देखो तो P3 की बात करें तो P3 यहां आ रहा है और ये यहां जा रहा है। चलो जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक और ले लो, P3 R2 को भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइक्लिक है या नहीं है, साइक्लिक है या नहीं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो मैं P1 से फिर से स्टार्ट किया, तो P1 से स्टार्ट करूं मैं तो P1 से अगर देखा जाए तो ये जो डायरेक्शन है R1 का इस तरीके से है, चलिए ठीक है। अब R1 से बात की जाए तो R1 की ओर जो है वो है आपका P3। देखो ऐसा, देखो R1 की ओर आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है R1 की ओर, तो R1 की ओर, P3 से R1 की ओर, ठीक है। और P3 से अगर मैं बात करूं तो P3 से रो गई, जो क्या करना चाहिए, आपका जो लाइन है वो गया हुआ है R2 की ओर। चलिए अच्छी बात है।
और R2 से आप किस तरफ गए हो, P2 की ओर, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो आप गए हो P2 की ओर, ठीक है। कुछ ऐसा ही बनेगा बेटा, आप अलग तरीके से भी बना सकते हो, आप अलग तरीके से भी इसको बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है। या आप अगर देखो तो, अगर बात की जाए तो देखो P1 से बोला जाए तो R1 की ओर बना, R1 से P1 की ओर बना, फिर P3 से R1 की ओर बन गया, आप ऐसा ही बना सकते हो, फिर P3 से R2 की ओर, R2 से P2 की ओर। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करो, साइकिल बन रहा है क्या, देखो साइकिल बन रहा है या नहीं बन रहा, बताओ। नो सर। नहीं बन रहा है। रूल नंबर 1, इफ ग्राफ कंटेन नो साइकिल नो प्रोसेस इन द सिस्टम इज डेडलॉक, तो डेडलॉक तो नहीं होगा, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं उससे निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, सेकंड मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया था, आप क्या करो, एलोकेशन और रिक्वेस्ट, ठीक है। एलोकेशन में आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, R1 और R2, तो ले लो बेटा R1 और R2, ठीक है। यहां भी लिया मैंने R1 और R2, कितने प्रोसेसेस हैं, P1 P2 और P3। चलिए अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां तो ये डेडलॉक में नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है, दूसरे एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में हमें दिख गया था डेडलॉक में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ साइकिल ही नहीं बना, तो बट ऑब्वियसली ए साइक्लिक में डेडलॉक नहीं होगा। अब मैं इस तरीके से भी निकाल के देखूं तो क्या सॉल्व हो पा रहा है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप मेरे साथ ही कैलकुलेट करते चलो बेटा। P1 को देखेंगे कि P1 को कौन सा रिसोर्स एलोकेटेड है, जो भी रिसोर्स एलोकेटेड है वहां 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। तो P1 को कौन सा रिसोर्स एलोकेटेड है बेटा, R1 एलोकेटेड है, यहां लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 0। P2 की बात करते हैं, P2 को कौन सा रिसोर्स एलोकेटेड है, देखो P2 को R2 एलोकेटेड है बेटा, ठीक है। तो यहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा 0, ठीक है। एक गड़बड़ नहीं होना चाहिए बच्चे। P3 की बात करें तो P3 जो है, P3 जो है वो देखो, P3 के पास कुछ भी एलोकेटेड नहीं है, ये दोनों ही रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, डायरेक्शन आपका रिसोर्स की ओर है, तो दोनों ही रिक्वेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ 0 0 लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है, 0 0 लिख दिया, चलिए अच्छी बात है। लेकिन P3 ने रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो P1 की बात करें, P1 ने किसी को रिक्वेस्ट किया है, नहीं किया हुआ है, तो 0 0, ठीक है। P2 ने किसी को रिक्वेस्ट किया हुआ है, P2 नहीं किया हुआ है, तो 0 0। P3 ने किसी को रिक्वेस्ट किया हुआ है क्या, यस, P3 ने 2 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, R1 को भी और R2 को भी, चलिए अच्छी बात है। अवेलेबिलिटी की बात करो, अवेलेबिलिटी ऑफ R1 R2, R1 ऑलरेडी P1 के पास है, R2 ऑलरेडी P2 के पास है, ऑलरेडी P2 के पास, ठीक है। तो रिसोर्स अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अगर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डेडलॉक में आ जाएगा, क्यों, हो सकता है किसी को रिसोर्स चाहिए भी नहीं, हो सकता है मे बी, चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, तो देखो P1 जो है इसको कोई भी रिसोर्स चाहिए ही नहीं, रिक्वेस्ट को देखते हैं, रिक्वेस्ट को चेक करेंगे, तो P1 को कोई भी रिक्वेस्ट है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, तो बट ऑब्वियस है जो चाहिए उसके पास है ऑलरेडी, तो क्या है उसके पास, R1 है, और ऑटोमेटिकली वो किसी का वेट तो कर नहीं रहा है, तो अगर वो वेट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा और सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो P1 सिस्टम से बाहर होगा, और बाहर होने के बाद क्या करता है, जो भी रिसोर्सेज उसके पास होते हैं उसको रिलीज कर देता है। तो यहां देखो 1 और 0, R1 था तो यहां 1 और 0 को ऐड कर दो इसके साथ, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, ये दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि P1 एग्जीक्यूट हो गया, तो बट ऑब्वियसली उसने जो रिसोर्स एक्वायर करके रखा था उसको रिलीज कर देगा। तो अब अवेलेबल जो हो गया वो आपका हो गया 1,0, ये बात भी मुझे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें तो P2, अब P3 की बात करें तो P3 देखो, अभी P3 को R1 और R2 दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ केवल R1 अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन P2 ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तो अगला जो होगा P2 वो एग्जीक्यूट करके करेगा अपने आप को, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको R2 चाहिए, किसी का वेट है ही नहीं, किसी का वेट नहीं है, तो R2 को एग्जीक्यूट करेगा और
एग्जीक्यूट करके अपने रिसोर्सेस को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। इसके पास R2 था, तो सेकंड नंबर पे P2 एग्जीक्यूट हुआ और अवेलेबल में मैं क्या करूंगा, 0 और 1 को ऐड करूंगा। यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, इनको ऐड करूंगा तो अवेलेबल क्या हो जाएगा, 1 + 0 1 और 0 + 1 1। अब अवेलेबल हमारे पास हो गया 1 1, मींस R1 भी अवेलेबल है, R2 भी अवेलेबल है। P3 को देखो 1 1 ही तो चाहिए, अब जाके P3 को अवेलेबिलिटी मिल जाएगी 1 1 की, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाहर चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा सिस्टम से। ठीक है, सिस्टम से बाहर चला गया, तो P3 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, और इसके पास रिसोर्स कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसमें 0 0 आप ऐड करो। ठीक है, तो करंट अवेलेबिलिटी हो जाएगी, जो दूसरा अगर कोई प्रोसेस आता है तो 1 1। ठीक है, तो 1 1, तो देखो सबसे पहले 0 0 अवेलेबल था, जब कंप्लीट हुआ तो 1 1 है। ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनल एग्जीक्यूशन के वक्त आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, तो R1 और R2 दोनों एक एक अवेलेबल है, दोनों एक एक अवेलेबल है। ठीक है, और किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हुआ, तो पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P3 एग्जीक्यूट हुआ। आप चाहो तो ऐसा ही बोल सकते हो कि P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहां देखो तो हमें समझ में आ गया, सारे के सारे एग्जीक्यूट होके सिस्टम से बाहर चले गए, तो सिस्टम में कोई भी फंसा नहीं, स्टक नहीं हुआ, ट्रैक नहीं हुआ, तो इट मींस डेडलॉक नहीं है। यही आपके उससे भी निकल रहा था कि डेडलॉक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए साइक्लिक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर है? यस सर। गुड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टीपल इंस्टांसेस की बात करेंगे। ये तो सिंपल सिंपल से चल रहा था, सिंगल इंस्टांसेस की बात कर रहे थे, अब मल्टीपल इंस्टांसेस की बात करेंगे। चलिए देखते हैं मल्टीपल इंस्टांसेस के बारे में। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखा जाए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है मल्टीपल इंस्टांस का, जैसे R1 है, उसके पास सिंगल इंस्टांस है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो P1 है बेटा। ठीक है, और P1 ने R1 को क्या किया हुआ है, रिक्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, और R2 के पास 2 इंस्टांसेस है, 2 इंस्टांसेस है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ एक एरो दिया, मतलब एक इंस्टांस P1 के पास है। अगर दोनों इंस्टांस देने हैं तो बट ऑब्वियसली यहाँ से एक और एरो देना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो P1 के पास R1 का एक इंस्टांस, R2 का एक इंस्टांस है, ध्यान रखना। अगर दोनों इंस्टांस देना है तो 2 एरो खींचनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। एक एरो मतलब केवल एक इंस्टांस है, P1 के पास R2 का केवल एक इंस्टांस है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो एक इंस्टांस इसका फ्री है, तो चलो अच्छी बात है। P2 के पास इसका दूसरा इंस्टांस है, दोनों 2 लाइन खींच देंगे तो P2 के पास 2 इंस्टांस हो जाएंगे R2 के। चलिए P2 के पास एक इंस्टांस इसका हो गया। चलिए ठीक है, अब अगर देखें, ठीक है, आगे बात समझते हैं। फिर एक आपका R3 भी है, R3 रिसोर्स है जो सिंगल इंस्टांस वाला है बेटा, ये सिंगल इंस्टांस वाला है, और P2 ने R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, और R3 जो है वो P3 के पास है। अब देखो, यहां देख के ही समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहां मान लो आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसा दिया जा सकता है कि यहां पास R4 है, R4 एक ऐसा रिसोर्स है जिसके 4 इंस्टांस है, लेकिन एक किसी से कनेक्ट नहीं है, तो R4 का कोई लेना देना नहीं है इस ग्राफ से। ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बिकॉज कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो R4 का कोई लेना देना नहीं है। सिंपल, पहले मैं एक तरीके से देखूं, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें पॉइंट्स के थ्रू, तो कैसे होगा। तो देखो बेटा, P1 जो है, अगर बात करें P1 से एरो R1 की तरफ जा रहा है। देखो R1 से P2 की तरफ जा रहा है, P2 है ना, ये आपका 2 है। ठीक है, तो R1 से P2 की तरफ गया। ठीक है, लेकिन P2 से आगे नहीं जा रहा, P2 की ओर R2 का है एरो, और R2 से ऐसा एरो है। तो देखो साइकिल तो बन नहीं रहा है। अगर आप देखो तो यहां से यहां तक गया, लेकिन फिर डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, तो नो साइकिल।
ए साइक्लिक है, नो साइकिल, ए साइक्लिक है, इसका मतलब डेडलॉक नहीं होगा। दूसरा, मुझे समझ में भी आ रहा है कि डेडलॉक क्यों नहीं होगा। अगर आप देखो तो P3 जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो रिसोर्स R3 लेके रखा हुआ है, उसके पास रिसोर्स 3 है, लेकिन वो किसी का वेट नहीं कर रहा, होल्ड इन वेट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पहले P3 क्या करेगा, अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा। P3 अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा और R3 फ्री कर देगा। जब R3 फ्री हो जाएगा तो P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि P2 R3 की डिमांड कर रहा था। अब अगर P2 एग्जीक्यूट हो गया तो बट ऑब्वियसली R2 भी फ्री हो गया, R2 फ्री हो गया, P2 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो R2 फ्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि P3 के पास P2 के पास देखो R1 और R2 दोनों ही थे। ठीक है, और जब P2 लेकिन P2 को R3 चाहिए था। P2 के पास देखो R1 भी है और R2 भी है, लेकिन R3 चाहिए था। अगर P3 एग्जीक्यूट हो गया तो R3 मिल जाएगा, तो बट ऑब्वियसली P2 भी एग्जीक्यूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो R1 फ्री हो जाएगा, ठीक है, और R2 P1 के पास ऑलरेडी था तो P1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो नो डेडलॉक। ठीक है, अब आप इसको एलोकेशन और रिसोर्स वाले से सॉल्व करके देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एलोकेशन में आपके पास रिसोर्सेस है R1, फिर है R2 और R3। ठीक है, तो आपने बनाया R1, R2 और R3। और अगर मैं बात करूं तो एलोकेशन के बाद रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट में आपके पास भी R1, R2 और R3, इन्हीं को चेक करेंगे। ठीक है, अब अगर एलोकेशन जैसे P1 हो गया, P2 हो गया और P3, 3 प्रोसेसेस हैं, जिसका जिसका अगर एलोकेटेड है जो जो रिसोर्स, उसके आगे 1 लिख देना है, बाकी के आगे 0। ठीक है, जिसने जिसको रिक्वेस्ट किया है उसके आगे 1 लिख देना है, बाकी के आगे 0 लिख देना है। चलिए, अच्छी बात है। तो देखो बेटा, P1 की बात करें तो P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, क्या दिख रहा है? P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको एलोकेटेड क्या है? R2, तो यहां लिख दूंगा 1 और बाकी की जगह 0 लिख दो। P2 की बात करो, P2 के पास देखो R2 भी आ रहा है और R1 भी आ रहा है, तो एलोकेटेड क्या है? R2 और R1 दोनों। यहां लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 1, यहां 0, R3 नहीं है। P3 की बात करो तो P3 के पास केवल R3 है, यहां लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 0, यहां लिखूंगा 0। अब अगर बात करें रिक्वेस्ट की तो P1 ने किसको रिक्वेस्ट किया है? R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहां लिखूंगा 1, यहां लिखूंगा 0, यहां लिखूंगा 0। P2 की बात करें तो P2 ने R3 को रिक्वेस्ट किया है, तो यहां हो जाएगा 1, बाकी हो जाएंगे 0, बाकी किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया हुआ है। P3 ने किसी को रिक्वेस्ट किया है क्या? नहीं किया हुआ है, तो 0 0 0। तो बट ऑब्वियसली यहीं से आपका फंडा सॉल्व हो गया कि देखो 0 0 0 है, मतलब इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो डेडलॉक आने के चांसेस खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अवेलेबिलिटी की बात करते हैं R1, R2, R3 की। तो R1 की देखो तो R1 जो है P2 को एलोकेटेड है, तो अवेलेबल नहीं है। R2 की बात करूं तो R2 का दोनों इंस्टेंस, एक P1 को और एक P2 को एलोकेटेड है, तो 0। R3 की बात करूं, एक इंस्टेंस है वो P3 को एलोकेटेड है, तो 0। तो कोई बात नहीं, 0 0 0। अब तीनों जो आपके कहना चाहिए जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि डेडलॉक हो जाएगा। आपको देखो कि रिक्वेस्ट में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको चाहिए ही नहीं, तो देखो इसको चाहिए ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली P3 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा P3, सबसे पहले सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा P3, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ये रिक्वेस्ट वाला में देखो कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये टर्मिनेट हो जाएगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा और R3 जो है उसको रिलीज कर देगा। तो यहाँ 0 ऐड कर दो, यहाँ 0 ऐड कर दो, यहाँ 1 ऐड कर दो, तो अब आपके पास अवेलेबल क्या हो गया? 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास 0 0 1 अवेलेबल हो गया, तो P3 एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब बेटा देखें, तो अब हम बात करें P2 की। ठीक है, P3 तो एग्जीक्यूट हो गया, अब मैं बात करूंगा P2 की। ठीक है, P2 की बात करते हैं, तो P2 को देखें तो P2 एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसको क्या चाहिए? R3 अवेलेबल है, देखो यहाँ R3 अवेलेबल है, तो इसको एग्जीक्यूट करो। बट ये से 0 0 1 यही चाहिए, 0 0 1 अवेलेबल है। अब अगला आपका P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा और अपने रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, तो 1 1 0, तो यहाँ ऐड कर दो 1 1 0। अब अवेलेबल क्या हो जाएगा? 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, तो 1 1 अवेलेबल हो गया। ये भी आपका सिस्टम से बाहर चला गया। यहां क्या चाहिए? केवल 1 चाहिए, केवल R1 चाहिए, यहां तीनों अवेलेबल है, तो अब आपका P1 एग्जीक्यूट होगा। देखो P1 एग्जीक्यूट हुआ,
ठीक है, और अवेलेबल वाले में इसको जोड़ दो 0 1 0, तो देखो अवेलेबल में आपके पास 1 R1, इसके 1 + 1 2, 1 + 0 1, तो देखो रिसोर्स जो R2 था वो 2 इंस्टांस थे, तो इसके दोनों इंस्टांस अब अवेलेबल हो गए, इसका एक इंस्टांस, इसका एक इंस्टांस जो था वो अवेलेबल हो गया। फाइनली एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस, पहले P3 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P1 एग्जीक्यूट हुआ, ध्यान रखना, और फाइनल अवेलेबिलिटी क्या है 1 2 1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है और बताना है कि डेडलॉक है कि नहीं। अगर मान लो मैं इस लाइन को यहां से ऐड कर दूं, अब क्या होगा? अगर मैं ऐसा ऐड कर दूं तो अब क्या होगा? ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, अब अगर अपन काम करें, इरेज करते हैं, जस्ट अ मिनट। बस रिक्वेस्ट और अराइवल आप बना लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप साइकिल से भी देखोगे तो ये पता चल सकता है कि हाँ डेडलॉक हो सकता है, साइकिल से भी पता चल सकता है। कैसे? देखो, समझने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये आपका फोर्थ एग्जांपल आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन। तो इस फोर्थ एग्जांपल को समझते हैं। चलिए, अब इसमें देखो बेटा, अगर आप देखो तो यहां तो आपकी साइकिल नहीं बन रही थी, यहां आपकी साइकिल नहीं बन रही थी, यहां चेक करो, इस वाले में देखो, तो P2 से R3 जा रहा है, R3 से P3, और P3 से R2, और R2 से एक इंस्टेंस P2 की ओर जा रहा है, तो आप P2 पे पहुंच रहे हो। तो देखो यहां साइकिल बन रही है। ठीक है, यहां साइकिल बन रही है, तो यहां देखो आपका साइकिल है, यहां साइकिल है। अगर साइकिल है तो डेडलॉक हो सकता है। रूल देखो, अगर साइकिल है तो डेडलॉक हो सकता है। कैसे? देखो, इफ ग्राफ कंटेन साइकिल देन डेडलॉक मे एग्जिस्ट, लेकिन फिर थर्ड फोर्थ चेक करना पड़ेगा। अगर रिसोर्स टाइप एग्जैक्टली वन इंस्टेंस हो, अगर केवल एक इंस्टेंस होता, केवल एक इंस्टेंस, देन साइकिल इंप्लाइज दैट डेडलॉक हैज अकर्ड, पक्का होता। लेकिन यहां देखो क्या है, दो इंस्टेंस है, तो दो इंस्टेंस में क्या होता है, इफ रिसोर्स टाइप हैज सेवरल इंस्टेंसेस देन साइकिल डजंट नेसेसरली इंप्लाई दैट डेडलॉक हैज अकर्ड। इस केस में मुझे बाकी सारे नेसेसरी कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। होल्ड एंड वेट चेक करते हैं। देखो, जैसे मान लो P3 देखा जाए, तो P3 ने R3 को होल्ड किया हुआ है। देखो यहां P3 ने R3 को होल्ड किया हुआ है और R2 चाहिए। P2 की बात करें तो P2 ने R2 को होल्ड किया है और R3 चाहिए, तो बट ऑब्वियस है होल्ड एंड वेट है। P2 को जो चाहिए वो अब P3 के पास है, वो नहीं छोड़ेगा, और P3 को जो चाहिए, ठीक है, उसको P2 ने होल्ड किया हुआ है, तो बट ऑब्वियस है होल्ड एंड वेट तो सेटिस्फाई हो रही है, और शेयर्ड भी नहीं होगा तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, नो प्रीएम्पशन की बात हो रहा है। ठीक है, सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो पक्का है। देखो यहां डेडलॉक तो आएगा, आएगा डेडलॉक। ठीक है, इस वाले ब्लॉक में डेडलॉक तो आएगा। अब हम क्या करते हैं, इससे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, सही कैलकुलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो देखो बेटा, P1 की बात करें तो P1 के पास R2 है, तो यहां हो जाएगा 0, यहां 1 1, सॉरी यहां 0, R3 नहीं है। P2 के पास बात करें तो R1 और R2 दोनों है, P2 के पास देखो R1 भी है और R2 भी है, तो यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 1। ठीक है, और P2 के पास R3 तो नहीं है, देख लो P2 के पास R3 तो नहीं है, नहीं है, उसकी रिक्वेस्ट की है तो 1 1 0। चलिए अच्छी बात है। P3 की बात करें तो P3 के पास देखा जाए तो R3 है और बाकी नहीं है। चलिए अच्छी बात है, तो यहाँ 1 और 0 0 पुरानी जैसा ही। रिक्वेस्ट की, रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, अब रिसोर्सेज रिक्वेस्ट की बात करें तो बट ऑब्वियस है P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है तो 1 0 0। P2 की बात करो, P2 ने देखो तो R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, देखो R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है,
तो 1 0 0। चलिए अच्छी बात है। फिर यहां देखें तो P3 ने क्या किया हुआ है, P3 ने भी रिक्वेस्ट किया हुआ है R2 को, तो यहां हो जाएगा 1 0 0। अवेलेबिलिटी की बात करो तो अवेलेबिलिटी में आप देखोगे तो R1 जो है वो ऑलरेडी P2 के पास है, ठीक है, तो R1 अवेलेबल नहीं है। R2 का एक इंस्टेंस P1 के पास है और एक इंस्टेंस P2 के पास है, वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। R3 जो है वो P3 के पास है, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो 0 0 0 है तीनों, और सबको कुछ ना कुछ चाहिए। P3 को एक रिसोर्स R2 चाहिए, P2 को एक रिसोर्स R1 चाहिए, R3 चाहिए, P1 को एक रिसोर्स R1 चाहिए। इट मींस अवेलेबिलिटी 0 0 0 है और सबको एक एक रिसोर्सेज चाहिए, इसीलिए पक्का है कि डेडलॉक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर है या Yes, नहीं है? sir. गुड। P2 को R2 भी तो चाहिए। P2 को क्या चाहिए? R2 एक मिनट, नहीं नहीं P2 को R2 क्यों चाहिए बेटा? R2 का एक इंस्टेंस है, उसके बाद देख, आ गया समझ में? यस ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं, सॉरी 5 लेते हैं। ये क्लियर है ना? इरेज हो जाएगा बेटा, क्लियर है पक्का? सर Yes or R1 no? चाहिए Yes. सर। क्या बेटा? P2 को देख, P2 को क्या चाहिए देख, मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज ना हो। P2 को देख, R2 है, R1 है, और P2 के पास R2 भी है, R3 चाहिए P2 को। जिसकी तरफ एरो है उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। ये रिक्वेस्ट हुआ ना बेटा, ये रिक्वेस्ट हुआ। क्लियर है या नहीं है? बोल बेटा, क्लियर है या नहीं है? यस और नो? आ गया समझ में? ठीक है बेटा, ठीक, गुड। यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 भी मल्टीपल इंस्टेंस वाला है बेटा। तो देखो, अगर एग्जाम्पल 5 की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल 5 कुछ ऐसा है। R1 है, R1 के 2 इंस्टेंसेस हैं। एक इंस्टेंस P2 के पास है और एक इंस्टेंस P3 के पास है, ठीक है। P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसकी तरफ एरो है रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर R2 के पास भी 2 इंस्टेंसेस हैं, R2 के पास भी 2 इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। एक इंस्टेंस P1 को एलोकेटेड है और एक इंस्टेंस P4 को एलोकेटेड है, ठीक है। P3 की बात करें, P3 जो है वो R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहां दिख रहा है जो मुझे P2 है और P4 है वो किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ ऑब्वियस है, जो कहना चाहिए आपका जो चांसेस हैं डेडलॉक की, वो आपकी वैसे ही कम हो गई, डेडलॉक की चांसेस वैसे ही घट गई, ठीक है। और यहां देखो तो P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, R1 ने P3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है। R1 जो है P3 के पास है और R1 P2 के पास भी है, ठीक है। और P3 ने R2 को रिक्वेस्ट किया हुआ है और R2 P1 के पास है। देखो अब ये साइक्लिक तो बन रहा है, डेडलॉक हो सकता है, लेकिन मल्टीपल इंस्टांसेस हैं तो बाकी चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं होल्ड एंड वेट चेक करूं तो मुझे यहीं से क्लियर हो जाएगा, P2 ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा आराम से। क्यों? क्योंकि R1 जो है इसके पास है, R1 है, किसी का वेट कर नहीं रहा, एग्जीक्यूटेड। P4 भी आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा, किसी का वेट नहीं कर रहा है, जो इसके पास होना चाहिए R2 ऑलरेडी है और किसी का वेट नहीं कर रहा है, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके और इसके रिसोर्सेज आपके फ्री हो गए। जैसे ये फ्री करेगा तो P1 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ये फ्री करेगा आपका P3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देयर इज नो डेडलॉक, देयर इज नो डेडलॉक। अब हम इसको आपके रिसोर्स एलोकेशन और रिक्वेस्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एलोकेशन और रिक्वेस्ट देखते हैं बेटा। तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां आपने लिया P1, P2, P3 और P4, ठीक है। अब देखो P1 के पास कौन सा रिसोर्स है? R2 है, तो यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 0। P2 के पास कौन सा रिसोर्स है? P2 के पास R1 है, यहां हो जाएगा 0। P3 के पास कौन सा रिक्वेस्ट है, रिसोर्स है? तो देखो R1 है, R1, ये देखो
इसकी तरफ से एरो आ रहा है, तो R1 है तो 1, यहाँ 0। P4 के पास कौन सा है? R2 है, तो 1, यहाँ 0। P1 ने किसको रिक्वेस्ट किया हुआ है? R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ था, यहाँ 1, यहाँ 0। P2 ने किसी को रिक्वेस्ट किया है? नहीं, तो 0 0, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं। P3 की बात करें, P3 देखो किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, यस, R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो इससे यहाँ आ रही है लाइन, तो R2 1 हो गया, और बाकी तो किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो 0। R1 तो इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। फिर P4 की बात करते हैं। P4 किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, इसके पास ऑलरेडी R2 है, रिक्वेस्ट किसी को नहीं कर रहा है, 0 0, ठीक है। चलिए अवेलेबिलिटी की बात करो, R1 और R2 की। R1 जो है, दो इंस्टेंसेस हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, P2 और P3 को मिले हुए हैं, तो नो अवेलेबिलिटी। R2 की बात करें, दो इंस्टेंसेस हैं, एक P1 को मिला हुआ है, एक P4 को, देखो एक P1 को एक P4 को, नो अवेलेबिलिटी। कोई बात नहीं, बहुतों को कुछ भी नहीं चाहिए, देखो P2 को कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, P4 को भी कुछ भी नहीं चाहिए। अब जिसको मन चाहे उसको पहले एग्जीक्यूट कर दो। मैं पहले P2 को एग्जीक्यूट करता हूं, सपोज दैट, ठीक है। P2 एग्जीक्यूट होगा बिकॉज कुछ भी नहीं चाहिए, जो R1 रिसोर्स होगा उसको फ्री कर देगा। एग्जीक्यूट होने के बाद सिस्टम से बाहर चला गया, सिस्टम से बाहर चलना मतलब टर्मिनेट हो गया, और R1 को रिलीज कर दिया। यहां 1 0 को ऐड कर दो। अब जो नेक्स्ट अवेलेबिलिटी हुई, P2 आपका एग्जीक्यूट हुआ, A 1 + 0 1 और 0 + 0 0, 1, 0, न्यू अवेलेबिलिटी, और P2 गेट्स टर्मिनेटेड, बाहर हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं बेटा, अब चाहो तो P4 को एग्जीक्यूट कर लो, या देखो 1 0, इसको चाहिए 1 0, R1 चाहिए, अब R1 भी अवेलेबल है, तो P1 को एग्जीक्यूट कर दो, जो मर्जी वो कर लो। मैं मान लो P4 को एग्जीक्यूट करता हूं, P4 भी आपका टर्मिनेट हो गया, ठीक है, उसने अपना रिसोर्स रिलीज किया। तो यहां 1 + 0 1 और 0 + 1 1, नया अवेलेबिलिटी P4 के बाद आपका आ गया A 1 1, ठीक है। उसके बाद आप P1 को एग्जीक्यूट करो या P3 को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मान लो P1 को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, P1 भी टर्मिनेट हो गया, R1 देखो यहाँ अवेलेबल है, मिल गया, ठीक है, उसने अपने रिसोर्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो R2 में मैं एक ऐड कर दूंगा, तो जब P1 आपका एग्जीक्यूट हुआ तो अवेलेबिलिटी क्या बची? 1, 2, ठीक है। अब P3 है, ऑटोमेटिकली इसका R2 आपका अवेलेबल है ही, ठीक है, और इसका ये रिलीज हो जाएगा एग्जीक्यूट होने के बाद। तो फाइनली मेरे उस अकॉर्डिंग P3 रिलीज हुआ लास्ट में, और अवेलेबिलिटी हो गई 1 + 1 2, 2, ठीक है। तो अब सारे अवेलेबल हो गए, और मेरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले P2, फिर हुआ P4, फिर हुआ P1, फिर P3, ठीक है। बाकी आप चाहो तो पहले P4 को एग्जीक्यूट कर दो, फिर P1 को, जैसा चाहो, पहले P2 फिर P1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. गुड। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन अब देखते हैं। अब अगर देखो 6 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर का एग्जांपल समझते हैं बेटा। तो देखो मेरे पास एक रिसोर्स है R1, सिंगल इंस्टेंस वाला है, ठीक है, और सपोज दैट P1 को एलोकेटेड है, ठीक है। और देखो क्या हुआ, दूसरा रिसोर्स R2 है, ठीक है, जो कि एक इंस्टेंस आपके P3 को देके रखा है इसने, तो P3 हो गया, और एक इंस्टेंस P2 को देके रखा हुआ है, ठीक है, और P2 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है। अब अगर देखो तो साइकिल बन रहा है या नहीं बन रहा है, पहले चेक करो। तो P1 ने R2 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, R2 जो है वो P2 के पास है, और जो P2 है उसने R1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, और R1 P1 के पास है। देखो साइक्लिक तो है, लेकिन मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है या नहीं है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। तो बातें आती है अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो यहां देखो जो P3 है उसके पास R2 है, और किसी को वेट नहीं करा रहा हो,
किसी का वेट नहीं कर रहा, सॉरी किसी का वेट नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और अवेलेबल हो जाएगा। देखो अवेलेबल हो जाएगा, फिर P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, P1 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो R1 फ्री हो जाएगा, P2 फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड इन वेट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एलोकेशन और रिक्वेस्ट से। तो ये आपका एलोकेशन हुआ, ये आपका रिक्वेस्ट हुआ। आपके पास रिसोर्सेस हैं दो, R1 और R2। रिक्वेस्ट है R1 और R2। ठीक है, आपके पास अब प्रोसेसेस की बात करें तो P1 P2 P3 तीन प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3। चलिए अच्छी बात है। P1 ने क्या किस रिसोर्स, P1 के पास कौन सा है, R1 रिसोर्स है ऑलरेडी, तो 1 और 0। R2 नहीं है। P2 की बात करें तो इसके पास R2 है। P3 की बात करें तो इसके पास भी R2 है। देखो एक P2 के पास है, P3 के पास है। अब रिक्वेस्ट की बात करें तो P1 ने किसको रिक्वेस्ट किया, R2 को, तो 0 1। ठीक है, P2 ने किसको रिक्वेस्ट किया हुआ है, R1 को, तो 1 0। P3 ने किसको रिक्वेस्ट किया, किसी को नहीं किया हुआ है। अवेलेबिलिटी की बात करो, R1 अवेलेबल है क्या, R1 P1 के पास है तो नहीं अवेलेबल है, 0। R2 के दो इंस्टेंस है, एक P2 के पास है, एक P3 के पास है, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डेडलॉक हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पास ऐसे भी प्रोसेस हैं जिनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो देखो कुछ भी नहीं चाहिए, तो बट ऑब्वियस सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगा। P3 एग्जीक्यूट हुआ, टर्मिनेट होगा, बाहर चला जाएगा और अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। तो 0 1 रिलीज हुए हैं, ऐड करो 0 और 1, तो 0 + 0 0 और प्लस 0 + 1 1। अब आपके पास 0 1 आ गया। अब उसके बाद देखो इसको चाहिए R1, लेकिन आपके पास क्या अवेलेबल है, R2। तो यहां देखो R2 इसको चाहिए। अब आप कर दो P1 को एग्जीक्यूट। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हुआ, टर्मिनेट होगा, बाहर चला जाएगा और अपने रिसोर्स को रिलीज कर देगा। तो R1 में 1 ऐड करो और R2 में 0। तो अगला एग्जीक्यूट हुआ P2 और अवेलेबल, सॉरी P1 और अवेलेबल आपका हो गया 1 0, सॉरी 1 + 1 + 0 1। ठीक है, 1 1। अब आप P2 को एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि आपके पास R1 आ गया। अब P2 एग्जीक्यूट होगा, बाहर जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, सिस्टम से बाहर चला गया। ठीक है, और रिसोर्स रिलीज कर देगा। तो अब आ गया आपका P2। ठीक है, और आप इसको ऐड कर दो, 1 + 0 1 और 1 + 1 2। तो देखो 1 और 2 सारे रिसोर्सेस आपके अब आपके पास आ गए, रिलीज हो गए। देखो R1 का एक ही था, एक है, R2 के दोनों इंस्टेंस आपके आ गए। ठीक है, और सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होके बाहर चले गए सिस्टम से, तो नो डेडलॉक। तो ये आपका सिस्टम कैसा है, नो डेडलॉक की कंडीशन में है। सिस्टम कहां हो गया, नो डेडलॉक की कंडीशन में हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया, बोलो बच्चे। Yes, sir.